Hi everyone, this is me Rimsha Imran. So welcome back to my YouTube channel. Welcome back to the another beautiful video. आज की जो वीडियो है मैंने नॉवेल्स पढ़ना स्टार्ट किए हैं, तो आज से आप लोग को मेरे चैनल पे डिफरेंट नॉवल दिखेंगे। आज का नॉवल है पीर कामिल। मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश बॉल पॉइंट होठों में दबाए वो सोच में पड़ गई। फिर एक लंबा सांस लेते हुए कदरे बेबसी से मुस्कुराई। बहुत मुश्किल है इस सवाल का जवाब देना। क्यों मुश्किल है? जवेरिया ने इससे पूछा। क्योंकि मेरी बहुत सारी ख्वाहिशात हैं और हर ख्वाहिश ही मेरे लिए बहुत अहम है। इसने सर झटकते हुए कहा। वो दोनों ऑडिटोरियम के बाकी हिस्से में दीवार के साथ ज़मीन से बैठ गईं। एफएससी क्लासेस में आज इनका 8वां दिन था। इस वक्त वो दोनों फ्री पीरियड में ऑडिटोरियम के अब के हिस्से में आकर बैठ गई थी। नमकीन मूंगफली के दानों को एक एक करके खाते हुए जवेरिया ने इससे पूछा, तुम्हारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है इमामा? इमामा ने कदरी हैरानी से इसे देखा और सोच में पड़ गई। पहले तुम बताओ, तुम्हारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है? अमामा ने जवाब देने की बजाय उल्टा सवाल कर दिया। पहले मैंने पूछा है, तुम्हें पहले जवाब देना चाहिए। जवेरिया ने गर्दन हिलाई। अच्छा ठीक है, मुझे सोचने दो। अमामा ने फ़ौरन हार मानते हुए कहा। मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश, वो बड़बड़ाई एक ख्वाहिश तो ये कि मेरी ज़िंदगी बहुत लंबी। क्यों? जवेरिया हंसी। बस 50-60 साल की ज़िंदगी में बड़ी छोटी लगती हूँ। कम से कम बहुत सारी उम्र होनी चाहिए। मर जाऊंगी तो फिर मेरी ज़िंदगी की सारी ख्वाहिशात अधूरी रह जाएंगी। इसलिए मूंगफली का दाना मुंह में डालते हुए कहा। अच्छा और? जवेरिया ने ये कहा। और ये कि मैं मुल्क की सबसे बड़ी डॉक्टर बनना चाहती हूँ, सबसे अच्छी आई स्पेशलिस्ट। मैं चाहती हूँ जब पाकिस्तान में आई सर्जरी की तारीख लिखी जाए तो इसमें मेरा नाम टॉप ऑफ लिस्ट हो। इसने मुस्कुराते हुए आसमां को देखा। अच्छा और अगर कभी तुम डॉक्टर ना बन सकी तो? जवेरिया ने कहा। आखिर ये मीरट और किस्मत की बात है। ऐसा मुमकिन ही नहीं कि मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ कि मेरिट पर हुई सूरत आऊँगी। फिर मेरे वालिदैन के पास इतना पैसा है कि मैं अगर यहाँ किसी मेडिकल कॉलेज में ना जा सकी तो वो मुझे बैरून मुल्क भिजवा देंगे। फिर भी अगर कभी ऐसा हो कि तुम डॉक्टर ना बन सको तो? हो ही नहीं सकता। ये मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश है। मैं इस प्रोफेशन के लिए सब कुछ छोड़ सकती हूँ। ये मेरा ख्वाब है और ख्वाबों को भला कैसे छोड़ा जा सकता है या कैसे भुलाया जा सकता है? इम्पॉसिबल। अमामा ने कतई अंदाज में सर हिलाते हुए हथेली पर रखे हुए दानों में से एक और दाना मुंह में डाला। ज़िंदगी में कुछ भी नामुमकिन नहीं हो सकता। कभी कभी कुछ भी हो सकता है। फ़र्ज़ करो कि तुम डॉक्टर नहीं बन पाती तो फिर तुम क्या करोगी? किसी रिएक्ट करोगी? अमामा अब सोच में पड़ गई। पहले तो मैं बहुत रोऊंगी, बहुत ही ज़्यादा, कई दिन, और फिर मर जाऊंगी। जवेरिया बेइख्तियार हंसी। और अभी कुछ देर पहले तो तुम कह रही थी कि तुम लंबी ज़िंदगी चाहती हो और अभी तुम कह रही हो कि तुम मर जाओगी। ज़िंदगी चाहती हो और अभी तुम कह रही हो कि तुम मर जाओगी। हाँ तो फिर ज़िंदा दरिंदा क्या करूँगी? सारी प्लानिंग्स मेरे मेडिकल के हवाले से हैं और ये चीज़ ज़िंदगी से निकल गई तो फिर बाकी रहेगा क्या? यानी तुम्हारी एक बड़ी ख्वाहिश दूसरी बड़ी ख्वाहिश को ख़त्म कर देगी। तुम यही समझ लो। तो फिर इसका मतलब तो यही हुआ कि तुम्हारी सबसे बड़ी ख्वाहिश डॉक्टर बनना है, लंबी ज़िंदगी पाना नहीं। तुम कह सकती हो। अच्छा अगर तुम डॉक्टर ना बन सकी तो फिर मरोगी कैसे? खुदकशी करोगी या तभी मौत? जवेरिया ने बड़ी दिलचस्पी से पूछा। तिब्बी मौत ही मरूंगी, खुदकशी तो कर ही ना सकती। इमामा ने लापरवाही से कहा। अगर तुम्हें तिब्बी मौत ना आ सकी तो? मेरा मतलब है जल्द ना आए तो फिर तो तुम डॉक्टर ना बनने के बावजूद भी लंबी ज़िंदगी गुजारोगी। नहीं,
مجھے پتہ ہے کہ اگر میں ڈاکٹر نہ بنی تو پھر میں بہت جلدی مر جاؤں گی، اتنا دکھ ہوگا میں تو زندہ نہیں رہ سکوں گی، وہ یقین کے ساتھ بولی۔ تم جس قدر خود خوش مزاج ہو، کبھی یقین نہیں کر سکتی کہ تم کبھی اتنی دکھی ہو سکتی ہو کہ رو رو کر مر جاؤ، اور وہ بھی صرف اس لیے کہ تم ڈاکٹر نہیں بن سکی۔ لکی فنی جویریہ نے اس بار اس کا مذاق اڑانے والے انداز میں کہا۔ تم اب میری بات چھوڑو، اپنی بات کرو۔ تمہاری زندگی کی سب سے بڑی خواہش کیا ہے؟ امامہ نے موضوع بدلتے ہوئے کہا۔ رہنے دو۔ کیوں رہنے دو؟ بتاؤ نا، تمہیں برا لگے گا، جویریہ نے کچھ ہچکچاتے ہوئے کہا۔ امامہ نے گردن موڑ کر حیرانی سے اسے دیکھا۔ مجھے کیوں برا لگے گا؟ جویریہ خاموش رہی۔ ایسی کیا بات ہے جو مجھے بری لگے گی؟ امامہ نے اپنا سوال دہرایا۔ بری لگے گی، جویریہ نے مدھم آواز میں کہا۔ آخر تمہاری زندگی کی سب سے بڑی خواہش کا میری زندگی سے کیا تعلق؟ اس پر ارمانوں کی گئی۔ امامہ نے اس بار قدر انداز میں اس سے پوچھا۔ خواہش تو نہیں ہے کہ میں ڈاکٹر نہ بنوں، امامہ کو اچانک کر دیا۔ جویریہ ہنس دی۔ نہیں، زندگی صرف ایک ڈاکٹر بن جانے سے کہیں زیادہ اہمیت کی حامل ہوتی ہے، اس نے کچھ فلسفیانہ انداز میں کہا۔ پہیلیاں بجھوانا چھوڑ دو اور مجھے بتاؤ، امامہ نے کہا۔ میں وعدہ کرتی ہوں میں برا نہیں مانوں گی، امامہ نے اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ وعدے کرنے کے باوجود میری بات سننے پر تم بھی میری طرح ناراض رہو گی؟ بات کرے جویریہ نے کہا۔ اچھا، میں اندازہ لگاتی ہوں تمہاری اس خواہش کا تعلق میرے لیے کسی بہت اہم چیز سے ہے، رائٹ؟ امامہ نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ جویریہ نے سر ہلایا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے میرے لیے کون سی چیز اتنی اہم ہے؟ وہ بات کرتے کرتے رک گئی۔ مگر جب تک میری تمہاری خواہش کی نوعیت نہیں جان لیتی میں کچھ اندازہ نہیں کر سکتی۔ بتاؤ جویریہ، پلیز، اب تم مجھے بہت ہی زیادہ تجسس میں ڈال رہی ہو، اس نے منت کی۔ وہ کچھ دیر سوچتی رہی۔ امامہ غور سے اس کا چہرہ دیکھتی رہی۔ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد جویریہ نے سر اٹھا کر امامہ کو دیکھا۔ میری پروفیشن کے علاوہ میری زندگی میں فی الحال جن چیزوں کی اہمیت ہے وہ ایک ہے، اور اگر تم اس کے حوالے سے کچھ کہنا چاہتی ہو کہو، میں برا نہیں مانوں گی، امامہ نے سنجیدگی سے کہا۔ جویریہ نے قدرے چونک کر اسے دیکھا۔ وہ اپنے ہاتھ میں موجود ایک انگوٹھی کو دیکھ رہی تھی۔ جویریہ مسکرائی۔ میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش یہ ہے کہ تم، جویریہ نے اسے اپنی خواہش بتائی۔ میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش یہ کہ تم، جویریہ نے اسے اپنی خواہش بتائی۔ امامہ کا چہرہ ایک دم سفید پڑ گیا۔ وہ شاکر تھی یا حیرت زدہ، جویریہ اندازہ نہیں کر سکی، مگر اس کے چہرے کے تاثرات یہ ضرور بتا رہے تھے کہ جویریہ کے منہ سے نکلنے والے جملے ہر انداز اس کے برعکس ہیں۔ میں نے تم سے کہا تھا نہ تم برا مانو گی، جویریہ نے صفائی پیش کرتے ہوئے کہا۔ امامہ کچھ کہے بغیر اسے دیکھتی رہی۔ معیز حلق کے بل چلاتا ہوا درد سے دہرایا ہو گیا۔ اس کے دونوں ہاتھوں اپنے پیٹ پر تھے۔ اس کے سامنے کھڑے 12 سالہ لڑکے نے اپنی پھٹی ہوئی ٹی شرٹ کے آستین سے اپنی ناک صاف بہتا ہوا خون صاف کیا اور ہاتھ میں پکڑے ہوئے ٹینس ریکٹ کو ایک بار پھر پوری قوت سے معیز کی ٹانگ پر مارا۔ معیز کے حلق سے ایک بار پھر چینخ نکلی اور وہ اس بار سیدھا ہو گیا۔ کچھ بے یقینی کے عالم میں اس نے خود سے 2 سال چھوٹے بھائی کو دیکھا، جواب بغیر کسی لحاظ اور مروت کے اسے ایک ریک سے پیٹ رہا تھا جو معیز کچھ دیر پہلے ہی اسے پیٹنے کے لیے لے کر آیا تھا۔ اس ہفتے میں ان دونوں کے درمیان ہونے والا یہ تیسرا جھگڑا تھا اور تینوں بار جھگڑا شروع کرنے والا اس کا چھوٹا بھائی معیز اور اس کے تعلقات ہمیشہ ہی ناخوشگوار رہے۔ ان کا جھگڑا بچپن سے لے کر اب سے کچھ پہلے تک صرف زبانی کلامی، ہاتھوں اور دھمکیوں تک ہی محدود رہتا تھا، مگر اب کچھ عرصے سے وہ دونوں ہاتھا پائی پر اتر آئے۔ آج بھی یہی ہوا تھا۔ دونوں اسکول سے اکٹھے واپس آئے اور گاڑی سے اترتے ہوئے اس کے چھوٹے بھائی نے بڑی درشتی کے ساتھ پیچھے ڈگی سے اس وقت اپنا بیگ کھینچ کر نکالا۔ جب معیز اپنا بیگ نکال رہا تھا تو بیگ کھینچتے ہوئے معیز کے ہاتھ کو بری طرح گڑائی۔ معیز بری طرح تلملا۔ تم اندھے ہو چکے ہو؟ وہ اطمینان سے اپنا بیگ اٹھائے بے نیازی سے اندر جا رہا تھا۔ معیز کے
मुइज़ के चिल्लाने पर इसने पलटकर इसको देखा और लाउंज का दरवाज़ा खोलकर अंदर चला गया। मुइज़ के तन बदन में जैसे आग लग गई। वो तेज़ कदमों से इसके पीछे अंदर चला आया। अगर दोबारा तुमने ऐसी हरकत की तो मैं तुम्हारा हाथ तोड़ दूंगा। इसके करीब पहुंचते हुए मुइज़ एक बार फिर दोहरा। इसने बैग कंधे से उतार कर नीचे रख दिया और ये दोनों हाथ कमर पर रख कर खड़े हुआ। निकलूंगा। तुम क्या करोगे? हाथ तोड़ोगे? इतनी हिम्मत? ये मैं तुम्हें इस वक्त बताऊंगा जब तुम दोबारा ये हरकत करोगे। मुइज़ अपने कमरे की तरफ बढ़ा, मगर इसके भाई ने पूरी कुव्वत से इसका बैग खींचते हुए इसे रुकने पर मजबूर कर दिया। नहीं, तुम मुझे अभी बताओ। इसने मुइज़ का बैग उठाकर दूर फेंक दिया। मुइज़ का चेहरा सुर्ख हो गया। इसने ज़मीन पर पड़ा हुआ अपने भाई का बैग उठाकर दूर उछाल दिया। एक लम्हे के इंतज़ार किए बगैर इसके भाई ने पूरी कुव्वत से मुइज़ की टांग पर ठोकर मारी। जवाबन इसने पूरी कुव्वत छोटे भाई के मुंह पर मुक्का मारा, जो इसकी नाक पर लगा। अगले ही लम्हे इसकी नाक से खून टपकने लगा। इतनी शदीद हमले के बावजूद इसके हलक से कोई आवाज़ नहीं निकली थी। इसने मुइज़ की टाई खींची हुए इसका गला दबाने की कोशिश की। मुइज़ ने जवाबन इसकी शर्ट को कॉलर से खींचा। इसे शर्ट के फटने की आवाज़ आई और इसने पूरी कुव्वत से अपने छोटे भाई के पीठ पर मुक्का मारा। इसके भाई के हाथ से इसकी टाई निकल गई। ठहरो, मैं तुम्हें अभी तुम्हारा हाथ तोड़कर दिखाता हूँ। मुइज़ ने इसे गालियाँ देते हुए लाउंज के एक कोने में पड़े हुए एक रैकेट को उठा लिया और अपने छोटे भाई को मारने की कोशिश करने लगा। इसी लम्हे इसके भाई रैकेट के हाथ में था। इसने पूरी कुव्वत से घुमाकर इतनी बारीक रफ्तारी के साथ इस रैकेट को मुइज़ के पेट में मारा कि वो संभला या खुद को बचा भी ना सका। इसने यक्के बाद तेगरे इसकी कमर और टांग पर रैकेट बरसा दिए। अंदर से इन दोनों का बड़ा भाई इश्तिआल के आलम में बाहर लाउंज में आ गया। क्या तकलीफ़ है तुम दोनों को? घर में आते ही हंगामा शुरू कर देते हो। इसको देखते ही छोटे भाई ने उठा हुआ रैकेट नीचे कर लिया था। और तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम अपने से बड़े भाई को मारते हो। इसकी नज़र अब इसके हाथ में पकड़े हुए रैकेट पर गई। नहीं आती, इसने बड़ी ढिठाई के साथ कहते हुए रैकेट एक तरफ उछाल दिया और बड़ी बेखौफी से कुछ फासले पर पड़ा हुआ अपना बैग उठाकर अंदर जाने लगा। मुइज़ ने बुलंद आवाज़ में सरीहाल चढ़ते हुए अपने छोटे भाई से कहा, तुमको इसका खमजियाना भुगतना पड़ेगा। वो अभी तक अपनी टांग सहला रहा था वो अपनी। श्योर, व्हाई नॉट? हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल। एक अजीब सी मुस्कुराहट के साथ सीढ़ियों के आखिरी सुरंग पे इसने मुइज़ से कहा, अगली बार तुम बैट लेकर आना। टेनिस रैकेट से कुछ मज़ा नहीं आया। तुम्हारी कोई हड्डी नहीं टूटी। मुइज़ को इश्तिआल आ गया। तुम अपनी नाक संभालो, वो यकीनन टूट गई होगी। मुइज़ गुस्से के आलम में सीढ़ियों को देखता रहा जहाँ कुछ देर पहले वो खड़ा था। मिज़नर समथराते चीज़ ने दूसरे रो में खिड़की के साथ पहली कुर्सी पर बैठे हुए इस लड़के को चौथी बार घूरा। इस वक्त भी बड़ी बेनियाजी से खिड़की से बाहर देखने में मसरूफ़ था। वक्तन फ़वक्तन वो बाहर से नज़रें हटाता, एक नज़र मिज़नर समथाना को देखता, इसके बाद फिर इसी तरह बाहर झांकने लगता। इस्लामाबाद के एक गैर मुल्की स्कूलों में वो आज पहला दिन इस क्लास की बायोलॉजी पढ़ाने के लिए आई थीं। वो एक डिप्लोमेट की बीवी थीं और कुछ दिन पहले ही इस्लामाबाद अपने शौहर के साथ आई थी। टीचिंग इनका प्रोफेशन था और जिस मुल्क में इनके शौहर की पोस्टिंग हुई वो वहाँ सिफारत खाने से मुंसलिक स्कूल में पढ़ाती रहीं। अपने से पहले बायोलॉजी पढ़ाने वाली टीचर मिसेस मीरन की स्कीम ऑफ वर्क को ही जारी रखते हुए इन्होंने क्लासेस के साथ कुछ इब्तिदाई तारुफ और गुफ्तगू के बाद दिल और निज़ाम दौरान खून की डायग्राम राइटिंग बोर्ड पर बनाते हुए इसे समझाना शुरू किया। डायग्राम की वजाहत करते हुए इन्होंने इस लड़के
को खिड़की से बाहर झांकते हुए देखा। पुरानी टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए अपनी नज़रें इस लड़के पर मरकूज रखते हुए इन्होंने अचानक बोलना बंद कर दिया। क्लास में एकदम खामोशी छा गई। इस लड़के ने सर घुमाकर अंदर देखा। मिसेस सेमेंथर चरदस से इसकी नज़रें मिली। मिसेस सेमेंथर मुस्कुराईं और एक बार फिर इन्होंने अपना लेक्चर शुरू कर दिया। कुछ देर तक इन्होंने इसी तरह बोलते हुए अपनी नज़रें इस लड़के पर रखी। जवाब अपने सामने पड़ी नोटबुक पर कुछ लिखने में मसरूफ़ था। इसके बाद मिसेस सेमेंथर ने अपनी तवज्जो क्लास में मौजूद दूसरे स्टूडेंट्स पर मरकूज कर ली। इनका ख्याल था वो खासिर शर्मिंदा हो चुका है, दोबारा बाहर नहीं देखेगा। मगर सिर्फ 2 मिनट के बाद इन्होंने इसे एक बार फिर खिड़की से बाहर मुतवज्जा देखा। वो एक बार फिर बोलते बोलते खामोश हो गईं। नहीं बल्कि कदरे संजीदगी से इसे देखते हुए एक बार फिर लेक्चर देना शुरू कर दिया। चंद लम्हे गुजरने के बाद इन्होंने राइटिंग बोर्ड को देखने के बाद दोबारा इस लड़की को देखा तो वह अपनी बार फिर खिड़की के से बाहर कुछ देखने में मसरूफ़ था। इस बार गैर महसूस तौर पर इनके चेहरे पे कुछ नाराज़गी नमूदार हुई। वो कुछ झुंझुलाते हुए खामोश हुई और इनके खामोश होते ही इस लड़के ने खिड़की के बाहर से अपनी नज़रें हटाकर इनकी तरफ देखा। इस बार इस लड़के ने हाथ माथे पर भी शक्लें थीं। एक नज़र मिसेस सेमेंथर को नागवारी से देखकर वो एक बार फिर खिड़की से बाहर देखने लगा। आखिर क्या था उस खिड़की से बाहर? आखिर क्या था इस खिड़की से बाहर? तो आखिर क्या था इस खिड़की से बाहर? ये जानने के लिए इसका पार्ट 2 का वीडियो इंशाल्लाह बहुत जल्द आएगा। आपने पार्ट 1 पूरा रीड करना है, पूरा देखना है, पूरा मेरी आवाज़ में सुनना है और अपने पास सेव कर लीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। पार्ट 2 मैं बहुत जल्द लेकर आऊँगी। स्टे ट्यून्ड।